हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 51 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो जिसमें कैल्शियम होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है उसको पेडोकल बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है। जो स्टेपी शब्द है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बताइए, एक प्रकार का जो है ना घास स्थल होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। जो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो एलुवियल सॉइल होती है ना, वो नदियों के बाढ़ में आ जाती है। जब नदियाँ ओवरफ्लो करती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह आ जाते हैं उसमें, तो उसमें जो केवल नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए यूरिया हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन पढ़िए। तो ये जो है ना, ये इसका संरचना भी होता है, गठन भी हो जाता है। तो जो इसका मेटामॉर्फिज्म होता है ना, वही बोलते हैं इसको मेटामॉर्फिक। जो चट्टानें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, 3 टाइप की चट्टानें होती हैं। तो ये कल बताया था, जैसे आपने पढ़ा आग्नेय अवसादी या रूपांतरित या कायांतरित। तो हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ये संरचना पे भी असर पड़ता है, संगठन पे भी असर पड़ता है। दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। ये तो बच्चे को पता है, बस देखो बताने लायक ये मैं बता रहा हूँ। ये वाली जो है ना, यहाँ पे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसकी लंबाई 7000 जो है ना, 7000 किलोमीटर है। और ये तो मैंने मैप में बता ही दिया आपको, ये जो है साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है। तो बताइए इसका सोपानी प्रोफाइल क्या होता है। जो इसका देखो सोपानी प्रोफाइल ऐसा होता है, जैसे ये है, मान लो ऐसे कर, यहाँ से रिवर निकल रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे बहते 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 एक समतल क्षेत्र में ऐसे एंट्री करेगी। तो यहाँ पे ना ये वाली आकृति को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 3 खंडों में ये इनका जल बटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत से मुहाने तक का निर्वाह जो वक्र होता है ना, उसका सोपानी प्रोफाइल हो जाएगा पूरा। यही इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये वक्र की पूरी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो बताइए जल निर्गम जो छिद्र हैं, देखो जल निर्गम छिद्र कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे की जो सोइल होगी वो सेडिमेंट्री टाइप की होगी। ठीक है, अब देखो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो चूना पत्थर हो गया, कास्ट हो गया, ऐसे कोई मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पे अगर पानी जाएगा, यहाँ पे चूना वाली चट्टानें हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटा छोटा होल हो जाता है। ठीक है, तो पानी ऐसे करके और यहाँ से जाएगा। तो आप देखते भी होंगे, जैसे मान लो एक ये पर्वत है, ठीक है, एक ये है, और ऐसे करके कोई आकृति बनी हुई है। तो आप देखेंगे नदी यहाँ से निकली और यहाँ पे गायब हो गई, उसके बाद में फिर यहाँ कहीं निकल रही है, इधर से इसे बह के जा रही है। तो हमको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई नदी गई कहाँ। एक्चुअली में होता यही है कि उनके बीच में ये निर्गम छिद्र बन जाते हैं, तो उनके अंदर अंदर ये एक बहुत बड़ी रिवर बह रही होती है, जिनको चूना या कास्ट क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा, चूना या कास्ट क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। बताइए, जो उच्च हाई जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉट सॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं। विसर्पण जो होती है, देखो अब ये थोड़ा सा अगर आपने सुना होगा इस शब्द को तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि विसर्पण जो है ना, नदियों की एक अवस्था होती है। ठीक है, नदी की एक अवस्था होती है विसर्पण जिसको बोलते हैं। तो जो इसको ऐसे बोलते हैं विसर्प, जैसे नदी की ऐसी ऐसी होती है ना, ये वाली कंडीशन। तो जब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में जाती हैं तो क्या होता है ना, प्रेशर स्पीड से बह नहीं पाती है, तो ये मेंढर वाला इसका
ऐसा इसको मीएंडरिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी में विसर्पण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? ये तो कोई भी बता देगा। जो अब आप डोलोमाइट को देखोगे तो डोलोमाइट खड़िया होती है, लिग्नाइट बिटुमिनस पीट तो ये तो कोयला में आता है ना। अगर डोलोमाइट को देखोगे तो CaMg और CO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, ये डोलोमाइट होती है। तो ये कोयले की किस्म कहाँ से आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 61, जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल की भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुष्पोषण झील। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षालन बोलते हैं, ठीक है, जिसको लीचिंग भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंध्र या सिंक होल की एक अद्भुत घटना है। देखो सिंक होल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सिंक होल कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जो सिंक होल की मैं अभी बताया था, जैसे यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है और नी कास्ट में चली जाती है, फिर इसके बाद में यहाँ से निकल आएगी, तो हमको लगेगा बीच में खूब पहाड़ों का घास होगी, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। सिंक होल बोलते हैं उनको। दोआब का मतलब क्या होता है? देखो ये कुछ वर्ड हैं, हाँ, तो इनको पता होना चाहिए। दोआब किसको बोलते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है तो इसको दोआब बोलते हैं। इस दोआब में बहुत ही उपजाऊ जो सोइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। ज्वालामुखी पर्वतमाला समता कहाँ पाई जाती है? तो ये तो प्रशांत महासागर में। आप ज्वालामुखी पर्वतमाला देखोगे तो जो प्रशांत महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है तो वहाँ पे मिलते हैं ओशियानिक प्लेट, और जब ये ओशियानिक प्लेट रहती है और उसके बाद में जब ये प्लेट मिलती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे करके ये नीचे चली जाती है, ठीक है। तो जब ये नीचे चली जाती है, ऊपर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत बन जाते हैं। जो एडी सीरीज बनी है ना, वो ऐसे ही बनी है। 66 क्वेश्चन देखते हैं, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरंग कटाव से जो भूमि बनती है उसको गुफा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पहले नोच बनती है, पहले हल्की ऐसे नोच, गुफा, पहले गुफा होती है, फिर वही कट के नोच बन जाता है हल्का सा, ठीक है जी। ये तरंग कटाव होता कहाँ है? ये तरंग कटाव होता है समुद्र के किनारे आसपास, जहाँ पे जो क्लिफ वगैरह होती हैं। जल निकास प्रतिमान किसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले हुए क्या कहलाता है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जाली या फंफरी। देखो सहायक नदियाँ लंबवत मिले, अब अगर लंबवत मिलती हैं मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो ये जो होता है ना, ये होती है अपनी आग्नेय चट्टान, ठीक है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैग्मा अगर ठंडा हो गया तो वो आग्नेय चट्टान बन जाती है और उसके क्रिस्टल भी जम जाते हैं। बाढ़ के दौरान नदी के किनारों के साथ बड़े बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तटबंध बोलते हैं, ठीक है, ये तटबंध इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, नदी की तरणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाटी का गहरा। देखो जब नई होती है ना, तो कहीं से मान लो ये ग्लेशियर है, ठीक है, और ये इस ग्लेशियर से जब नदी नीचे ऐसे आएगी तो बहुत स्पीड से आएगी ना, तो ये घाटी को गहराई कर देगी, इसकी ये है ना और गहरी होती चली जाएगी, यही बोल रहा है। निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक है। अब बताओ K2 कहाँ पे? अब सबको पता है K2 एशिया में। देखो एक भी पता हो तो भी आप मिला लोगे। वैसे मैं तो सारे बता रहा हूँ। माउंट एटना जो पहला लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है? ये इटली में। ये इटली कहाँ है? यूरोप में। और जो K2 है एशिया, ठीक है, ये चीन पाकिस्तान की सीमा पर है। और जो ये माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में कहाँ? तंजानिया। तो इसका हो जाएगा तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है?
इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन इसके देखेंगे, पहला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल या एल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है, मतलब नदी की जो ऐसी संरचना होती है ना, इस प्रकार की संरचना कब होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम ढलान पर, क्योंकि जब नदी की शार्प ढलान होगी तो ये घाटी को गहरा करती है, यानी बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ती है, चापाकार तो बनेगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो ये बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका आंसर होगा कायांतरित, यानी कि मेटामॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 75, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेडल्फर मृदा। क्वेश्चन नंबर 76 है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्प्स कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है? ठीक, देखो अब इसका ये मिएंडर इफेक्ट है, मैंने बताया था विस्तार में बोलते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मिएंडरिंग हो जाती है, जैसे अमेजॉन को आप देखोगे, अमेजॉन हमेशा ऐसी बहती है। ठीक है, थोड़ा सा गूगल करना। यहाँ पे भरना है कि मृदा की ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, तो किसको इफेक्ट करता है? तो वनस्पति और प्राणी जात को। ठीक है, जब कुछ मर जाता है, कुछ हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो वो ह्यूमस ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? ये बताना है। तो इसको क्या कहेंगे? वितरिका। ठीक है, उसी प्रकार डेल्टा का निर्माण भी हो जाता है, बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और बहुत सारी मिट्टी जो है ना, डेल्टा से त्रिभुजाकार एक आकृति होती है, या पंजाकार भी बोल सकते हैं। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतः स्पंदन। ये अंतः स्पंदन होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इस्थमस या क्या है? देखो ये तो एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, इस्थमस क्या होता है? दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय होता है इस्थमस। ठीक है, इस प्रकार से एक लैंड होती है समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फ्योर्ड, सिंकहोल, स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्योर्ड। देखो फ्योर्ड कैसे बनता है? इस तरीके से, अगर कोई रिवर है और ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये फ्योर्ड बनेगा, और ये जो चीज़ें हैं ये अंदर बनते हैं, कुछ ऐसे बनता है स्टेलेक्टाइट, और इसके नीचे अगर बन जाएगा स्टेलेग्माइट ही बन जाएगा। ये केव है एक प्रकार की। और सिंकहोल तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। ठीक है, ये फ्योर्ड नहीं बनेगा, ऐसे बनते हैं, ये तट के किनारों पे ऐसे बनते हैं। अगर नॉर्वे को देखोगे, नॉर्वे के आसपास बने हुए हैं फ्योर्ड, FJORD। क्वेश्चन नंबर 83, युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गॉर्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? तो पहला है ओजस डेल सलाडो, माउंट विसोवियस, तामू मोसब या मोनाकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तामू मोसब।
ये लिखा है मात्रा और पदचिह्न की दृष्टि से, ठीक है, मतलब डेड वॉल्केनो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये मिलान करना है, ठीक है, ये तो कोई भी मिलान कर देगा, हिमालय एडी रॉकी। क्वेश्चन नंबर 87, हिमोड मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस कारण होती है, तो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमनद। हिमनद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, स्टेलेक्टाइट एक प्रकार का विशेषण निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किस कारण होता है। ये भूमिगत वाटर होता है ना, मैंने अभी बताया केव के अंदर होता है, ठीक है, जैसे एक गुफा है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, इस गुफा में जो होता है ना, लक्षद्वीप में जो आप समूह देखोगे, कोरल के रूप में जो कंकाल होते हैं ना, वो छोटे छोटे मूंगे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे जमा हो जाता है। या ये क्या होता है ना, एक चूना टाइप का होता है, ऐसे करके कास्ट के रूप में ऐसे नीचे ऊपर नीचे से नुकीले नुकीले दांत टाइप के बन जाते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो ये तो सबको पता ही है भाई, प्रवाल उत्पत्ति होती है, उसी कारण है ये। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 26 से 27% पर। और टोटल कितना, डिजर्ट कितना यानी रेगिस्तान कितना प्रतिशत है, तो रेगिस्तान है लगभग 20%, ठीक है, 1/5वां हिस्सा। फोसा मैग्मा एक है, क्या है बताइए। फोसा मैग्मा जो की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा दरारी निम्न भूमि, फोसा मैग्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट झीलों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अवशिष्ट जो उसको हम के रूप में जाना जाता है, चूना पत्थर जो प्रदेश होते हैं उसमें अधिकांश वो घुलते उलते नहीं है, ठीक है। पेले के अश्रु या पेलेस ईयर की उत्पत्ति कब होती है, तो इसका आंसर है ज्वालामुखी उद्गार के समय। ये मैंने एक ज्वालामुखी वाला मैप भी बताया था, उसमें जो लावा के छोटे छोटे कण होते हैं ना, जो निकलते हैं भूगर्भ से, उस जब पिघले हुए पदार्थ के कण होते हैं, तो वो अश्रु सदृश जो रूपों में जब छोटे छोटे ऐसे गिरते हैं, तो वो तब इनका निर्माण होता है। और जो इनका पेले के आंसू जेड ब्लैक रंग के होते हैं, ठीक है। और पता ही हो गया, भूवैज्ञानिकों ने लावा के इतिहास के बारे में जो है ना वो बताते रहते हैं, ठीक है। ये हो गए अपने क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, और आई होप आपने इन क्वेश्चनों को अप्रिशिएट किया होगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो थोड़ा से टफ भी थे, और आप जो है ना पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और भी मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।